नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। ग्रामीण क्षेत्र तक सड़कों व पुलों के निर्माण के उद्देश्य से लाई गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तराखंड में भी सैकड़ों गांव लाभान्वित हुए हैं। इसके अंतर्गत राज्य में अब तक 2329 सड़कें व 312 पुलों का निर्माण किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि वर्तमान में धामी सरकार के कार्यकाल में इस योजना को और गति मिली है और सीमांत गांव, आपको बता दें कि माना को प्रथम गांव के तौर पर विकसित भी किया गया है। जहां भाजपा इस योजना को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं कांग्रेस का इस पर कहना है कि यह सरकार ने केवल कागजी दावे हैं। धरातल पर स्थिति यह है कि आपदा के समय करीब 750 सड़कें जो टूटी थी, उसमें से अधिकांश अभी नहीं बनी हैं। मैडम, राज्य बनने से लेकर अब तक जो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना थी, उसमें जो है आंकड़ा आया सामने, उसमें काफ़ी ज़्यादा सड़कें बनी है और अमित जी के कार्यकाल में इनको और ज़्यादा बढ़ावा मिला है। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो केंद्र ने एक फैसला लिया था और हर गांव में सड़क पहुंचाने का कार्य जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। हर घर से ग्राम सड़क योजना का जो कार्य है, वो गांव तक जमीन पहुंचाने का, उस कार्य को हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पूरा किया है। 2000 से ज्यादा गांवों में सड़कें पहुंचाई गई हैं, उन गांव वालों को राहत दी गई है और इसके तहत 312 पुलों का निर्माण भी किया गया है और इसमें करीब काफी करोड़ों रुपए का 20 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर का खर्चा किया गया है। तो ये सारी चीजें लगातार हमारी सरकार के तहत हुई है, क्योंकि गांव के बारे में सोचना, गांव का विकास करना, ये आप माणा गांव से में भी देख सकते हैं, जो उत्तराखंड के लास्ट गांव को पहला गांव घोषित किया गया और वहां पे जो लगातार प्रगति हो रही है और 4 गांवों को यहाँ पर सम्मानित भी है, दिल्ली में किया जाना है। तो ये वाइब्रेंट विलेज का जो कार्य है, तो गाँव में किस प्रकार से और ज्यादा प्रगति की जा सकती है, उसको लेकर हमारी सरकार लगातार गंभीर है, संजीदा है। ज्यादा समय हो गया है, प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार है और आज भी आप तमाम दूर दराज के गांव में जाइए, लोग सड़क बनाने की मांग को लेकर के धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां के जनप्रतिनिधि शासन के चक्कर लगा रहे हैं, मंत्रियों के दरवाजों पर जो है अपने प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और धामी जी की सरकार दावा कर रही है कि PMGSY ने जो है नई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, आज तक इतनी सड़कें ही नहीं बनी। लेकिन आप धरातल पे वो स्थिति देखिए ना, आपदा के बाद से 750 से ज्यादा सड़कें बंद हुई थी, उनमें से अधिकांश अभी तक खोली नहीं जा सकी हैं। लोग रोजमर्रा के काम नहीं निपटा पा रहे हैं। धरातल पर अगर सड़कें बनेंगी और स्थिति सुधरेगी तो निश्चित तौर पर हम भी सरकार की तारीफ करेंगे, लेकिन ये सरकार केवल कागजी दावे करती है, उसी पे चाहती है कि जनता इनकी वाह करे। लेकिन जनता तब वाह करेगी ना जब जनता को सुविधा मिलेगी और धरातल पर वास्तविकता में जो है सड़कें उन गांवों तक पहुंचेंगी जहां तक जो है आज तक सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं। तो ये कागजी जो बयानबाजी है, कागजी जो दावे हैं, ये धरातल पर कब आते हैं, ये देख। उत्तराखंड में साइबर अटैक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में है। सीएम ने राजस्थान से देहरादून पहुंचते ही सभी अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई कि आईटी सिस्टम मजबूत होने के बाद भी इस तरह की दिक्कत क्यों सामने आई है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने स्टेट डाटा सेंटर, स्वान, ITDA समेत पुलिस के कई अधिकारियों को समस्या दूर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार तक सभी साइट्स का संचालन शुरू किया जाए। आपको बता दें कि बुधवार को वायरस के कारण उत्तराखंड की सभी सरकारी वेबसाइट ठप हो गई थी। आपको बता दें कि जिससे सचिवालय से लेकर जमीन की रजिस्ट्री और CM हेल्पलाइन समेत 186 वेबसाइट का कामकाज नहीं हो पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में मजबूत भू कानून को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोटद्वार में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि आज मैदानों सोना उगलने वाली कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित हो गए हैं, जबकि पहाड़ आज भी वीरान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि भूमि पर खरीदने पर पहले भी प्रतिबंध था और आज भी है। त्रिवेंद्र ने साफ तौर पर कहा कि वो भी भू कानून लागू होने के पक्षधर हैं। अब अपने आवास के लिए खरीद सकता है। कृषि भूमि पर पहले ही प्रतिबंध है, वो तब भी था, आज भी है, उसको कोई खरीद नहीं सकता है। दूसरी बात जो है, भू कानून को लेकर जो बात है,
सामान्यतः आप देखिए तो जितने भी हमारे उद्योग स्थापित हुए हैं ये मैदानी भागों में हुए हैं, तराई में हुए हैं। हमारी बेशकीमती जो खेती की भूमि थी, जो सोना उगलने वाली भूमि थी, उस पर आज उद्योग स्थापित हुए हैं। पहाड़ की हमेशा, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। ये पर्वतीय राज्य है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। इस राज्य का जो निर्माण हुआ वो पर्वतीय जो क्षेत्र है उसकी उपेक्षा के कारण जो विकास रुका, जो विकास यहाँ पर नहीं। 1 अक्टूबर से वन विभाग की तरफ से प्रदेश भर की वन भूमि में हुए अवैध कब्जों को हटाने का अभियान शुरू किया जा चुका है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जहां पर भी अवैध कब्जे हो रहे हैं हम उसे हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ कब्जे वर्ष 1980 से पहले हैं, जिस समय वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था और उसी कारण वो अवैध कब्जे विवादों में हैं। वहीं इसके साथ वन विभाग के हाफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि बरसात और वनाग्नि की वजह से हमारे अभियान में रुकावट आई थी, लेकिन अब यह अभियान निरंतर चल रहा है। अभियान चला रहे हैं, जहां पर भी वन भूमि में कब्जा हो रहा है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। कुछ ये जरूर है कि कई जगह पर कंट्रोवर्सी ये है क्योंकि 1980 से पहले के कब्जे भी हैं, तो उनके बारे में क्या निर्णय लिया जाए, क्योंकि 1980 में ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया है, तो उस पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं और हमने हजारों कब्जे हटाने का काम किया पिछले 3 सालों में। देखिए, इसमें कुछ 1 अक्टूबर वगैरह नहीं है, ये हमारी एक ड्यूटी है और बीच में थोड़ा सा बरसात की वजह से और फायर सीजन की वजह से थोड़ा सा धीमा पड़ा था, तो वो अभियान हमारा पिछले साल से चल रहा है और वही निरंतरता के साथ चल रहा है हमारा। और विशेषकर जो नीचे के क्षेत्र हैं जहाँ ये समस्या ज़्यादा है, वहाँ के डिविजन्स इसको अपने रूटीन एक्टिविटीज़ के हिसाब से ही कर रहे हैं। राजधानी देहरादून के विद्या भारती स्कूल में आज मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस शिरकत में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ कई शिक्षक और भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कुमाऊं और गढ़वाल के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को भी इसमें सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रोत्साहन है और प्रेरणा भी है कि आने वाले समय में सभी परीक्षाएं जो भी जीवन में देनी है उनमें उच्च स्थान प्राप्त करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं विद्या भारती के उन होनहार बच्चों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश में विद्या भारती के बच्चे जो है हाई स्कूल और इंटर में काफ़ी अच्छे नंबर लाते हैं और काफ़ी बच्चे टॉपर भी निकलते हैं। मैं अपनी ओर से उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक दून विश्वविद्यालय की बात है तो हमने अपने सभी विश्वविद्यालयों में अब आपने देखा होगा कि कई नए कोर्स जो है शुरू किए हैं और मैं कह सकता हूं कि हमने वहां पे अंबेडकर पीठ भी बनाई है। अभी हिंदुइज्म का एक नया पाठ्यक्रम और नया उसका एक पूरा सिलेबस हम लोग पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं और जो भी बच्चा उसको पढ़ना चाहेगा वो पढ़ सकता है। तो ये इसमें क्या देखिए, मैंने कहा कि उसमें अभी पूरी तैयारी हो रही है और उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अभी उसके लिए पूरा हम लोगों ने उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं। जिन जिन विश्वविद्यालयों में ये फाउंडेशन कोर्स चलता है, ये कोर्स चलता है, उनके साथ भी एक एमयू किया जाएगा। देखिए, हमारे सभी उदयमान छात्र छात्राएं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में उच्च वरीयता में उच्च स्थान प्राप्त किया है, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है और निश्चित रूप से ये इन सभी के लिए जहाँ प्रोत्साहन है, आगे के लिए इनके लिए एक प्रेरणा भी है कि आने वाले समय में सभी परीक्षाएं जो भी इन्होंने जीवन में देनी है उन सभी में ये उच्च स्थान प्राप्त करें। उत्तराखंड में साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। कल हुए साइबर हमले के चलते प्रदेश का पूरा आईटी सिस्टम 72 घंटे ठप रहा, जिसके चलते राज्य की सरकारी वेबसाइट और सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गईं। साइबर अटैक को लेकर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरोला का कहना है कि इस घटना को लेकर सरकार नजर बनाए हुई है और मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ नए तरह के अपराध आ रहे हैं,
ऐसे में सरकार का प्रयास है कि कैसे इन कार्यों से निपटा जाए, कैसे इस पर लगाम लगाई जाए, इस बारे में मंथन किया जा रहा है। इस सवाल ये उठता है कि क्या जो इससे सरकार की गोपनीयता है वो उन जो ऐसे साइबर अटैक कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंचेगी, इसके लिए क्या आईटी सेल इतना मजबूत नहीं है प्रदेश का? नहीं, कल की जो घटना है अभी उसके कारणों को सरकार बहुत गहनता के साथ एक्सरसाइज कर रही है। उसे हम साइबर अटैक कहें या कहीं सिस्टम का फेलियर हुआ है, उस सारे विषयों पे सरकार नज़र बनाए हुए है और उसके निश्चित जो कारण हैं मुझे लगता है कि आजकल में पता लगेंगे। और निश्चित तौर पर क्योंकि नई तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई तरह के अपराध की अलग अलग प्रकार के वो आ रहे हैं, तो उसमें सब निपटने में सरकार के और सरकार के कार्मिक किस तरह से सक्षम बने, इस दिशा में आगे प्रयास करेंगे। हल्द्वानी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर सीनियर पीसीएस अधिकारी अपर निदेशक प्रशिक्षण ऋचा सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो लगातार स्कूल की छात्राओं से शहर भर के असुरक्षित स्थानों के बारे में जानकारी ले रही हैं और उनके साथ महिला अपराधों को लेकर चर्चा भी कर रही हैं। आज अपने सेवा आयोजन कार्यालय के सभागार में अपर निदेशक प्रशिक्षण ऋचा सिंह ने मीडिया से भी बातचीत करते हुए कहा कि स्कूली छात्राओं से हुई बातचीत के बाद उनके द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई है, जिसे उन्होंने शनिवार को राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के समक्ष पेश किया था, जिसको मुख्य सचिव अब पूरे राज्य भर के जिलों में लागू करेंगी। मैंने आप लोगों से वार्ता करी और इसको हल्द्वानी से इस कार्यशाला को इसलिए शुरू किया गया कि हम कह सकते हैं कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ये शहर है और इसमें जब माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ उसके बाद जिला प्रशासन ने इसके लिए हमने टीमें बनाई और उस टीम में मैं हूँ और इसके अलावा प्रोबेशन विभाग से हैं, पुलिस विभाग से हैं, शिक्षा विभाग से हैं और बाल विकास से हैं। इन सभी का उद्देश्य ये था कि हम विभिन्न स्कूलों में जाएं और वहां जाकर हम सीधे बच्चियों से बात करके उनसे फीडबैक लें और सुझाव लें और इन सब का उद्देश्य ये था कि हम उनसे सुझाव और फीडबैक लेने के बाद उनको एक भयमुक्त वातावरण दे पाएं। पिछले कुछ दिनों आपने लगातार देखा होगा, चाहे कोलकाता की घटना हो या अन्य घटनाएं हो, जगह जगह घटनाएं होती हैं। तो हम इस कार्यशाला का उद्देश्य ये था कि पूर्व में ही उन स्थानों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, चिन्हित कर लिया जाए जहां पर बच्चियों को जाने में असुरक्षा लगती है या उनको किसी तरीके का भय लगता है। इसके बाद जब हम विभिन्न स्कूलों में गए और वहाँ में बच्चों ने कई तरीके का फीडबैक दिया, जिसको लेकर हम इसमें कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं पर अंधेरे के कारण उनको डर लगता है, या पार्क में अनावश्यक रूप से लोग बैठे रहते हैं जिसके कारण डर लगता है, या जो खाली पड़े हुए प्लॉट हैं उनमें लोग बैठ के कोई ताश खेलने लगते हैं या कोई ऐसी गतिविधियाँ करते हैं जिससे बच्चियों को वहाँ से निकलने में डर लगता है। इसके अलावा जो ऑटो चालक हैं वो कई जगह पर उनको गलत दिशा से ले जाते हैं, उनके रूट निर्धारित नहीं है और उनका ड्रेस कोड ना होने से ये भी पहचान नहीं हो पाती है कि वो ऑटो चालक हैं या अन्य कोई है। तो हमें बच्चियों ने बहुत सारी इसमें जब अपनी समस्याएं बताई, उसको लेकर जिला प्रशासन ने इसमें एसओपी जारी करी और उस एसओपी में उन्होंने जो इसमें गाइडलाइन दी उसको लेकर जैसे नगर निगम को निर्देशित किया गया कि जो ऐसे अंधेरे वाले स्थान है, क्योंकि कोई भी घटना अंधेरे में हो सकती है, अंधेरे वाले स्थान है उनमें स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। इसके अलावा जो ऑटो चालक हैं उनके लिए ड्रेस कोड बनाया गया जिससे उनकी पहचान को आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये ऑटो चालक है। जरूरी नहीं है कि जो अगर ऑटो स्टैंड पे कोई अपराध हो रहा है तो इसे ऑटो चालक नहीं किया है, ये जरूरी नहीं है। वर्दी से हमें ये भी फायदा होगा कि हम पहचान पाएंगे कि कौन ऑटो चालक है या कोई अनावश्यक खड़ा हुआ अन्य व्यक्ति है और उनके आई कार्ड होने से सुविधा होगी। इसके अलावा उन ऑटो पर हेल्पलाइन नंबर होगा। इसके अलावा पुलिस विभाग को इसमें बच्चों से जब हमें फीडबैक मिला कि इन स्थान पर गलत तरीके से लोग खड़े रहते हैं, कमेंट करते हैं या सीटी बजाते हैं, उसके लिए एग्जैक्ट हम उन स्थानों को चिन्हित कर पाए जिनमें पुलिस प्रशासन की टीम काम कर रही है, जिसको लेकर हम उनको नियंत्रित कर पाए हैं। अब उन जगहों पर इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही क्योंकि लगातार वहाँ पर पेट्रोलिंग हो रही है। तो इन सभी का उद्देश्य एक ही था कि हम हर तरीके से
एक भयमुक्त वातावरण यहाँ बना पाए। और इसको लेकर जो यहाँ जिलाधिकारी महोदय ने जो SOP जारी करी थी और जो इसका एक मॉडल तैयार किया था, उसको कल चीफ सेक्रेटरी मैम ने जब बैठक ली और उन्होंने इसको देखने के ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा तहसील के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सीलिंग की सरकारी भूमि पर प्रशासन द्वारा कब्जा लिए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। विगत कई दिनों से किच्छा तहसील अंतर्गत क्षेत्र में तहसील प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद तमाम सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने के उद्देश्य से प्रशासन यह कार्रवाई कर रहा है। शनिवार को किच्छा SDM कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासन की टीम कलकत्ता पुलिस चौकी पहुंच गई। इस दौरान चौकी परिसर में PSC एवं पुलिस फोर्स के दर्जनों जवानों के साथ तहसील प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, इस संदर्भ में शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो भी सीलिंग इत्यादि की भूमि सरकार की थी, क्योंकि विभिन्न विकास परक योजनाओं के लिए आवश्यकता थी, इसलिए जो सीलिंग इत्यादि की भूमि थी उसका समीक्षा की जा रही थी। शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे निर्देशित किया कि जो सीलिंग की भूमि है उस पे पुनः उसकी समीक्षा की जाए। उस क्रम में ग्राम चाचर की लगभग 21 हेक्टेयर भूमि में से 16 हेक्टेयर भूमि पर और पकपुर में लगभग 92 हेक्टेयर में से 67 एकड़ भूमि पर आज पुनः दखल की कार्रवाई की जा रही है। इसके ये कुल मिला के लगभग 207 एकड़ भूमि है, लगभग 1300 बीघे जमीन है, जिस पर आज सरकार अपना पूर्व दखल की कार्रवाई कर रही है। और 1984 में इसमें पूर्व में भी दखल लिया गया था, उसकी समीक्षा की जा रही है। कुछ भूमि जिसपे काश्तकारों का नाम था, यद्यपि वो सीलिंग की भूमि मूल रूप से थी, उसको छोड़ दिया गया है। उस पर अभी क्योंकि बात विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है, तो उस पर भी सरकार पैरवी कर रही है, तदुपरांत उस पर निर्णय लिया जाएगा। आए दिन सोशल मीडिया पर कई तरीके के वीडियो वायरल होते हैं और कई बार गलत जानकारी के साथ शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश भी करते हैं, जिस पर अब कार्रवाई करने के लिए पुलिस सख्त नजर आ रही है। इसके साथ साथ अफवाहों पर ध्यान न देने का संदेश भी पुलिस पहुंचा रही है। इसको लेकर देहरादून SSP अजय सिंह का कहना है कि कुछ समय से ऐसा देखने में आया है कि किसी धर्म पर आधारित कोई प्रकरण आता है तो लोग धार्मिक रूप से आवेश में आकर प्रतिक्रिया देते हैं। तो उनसे यही अपील है कि अगर कोई ऐसा मामला आता है तो पुलिस अपना काम करती है। पूर्व में भी जो मामले आए हैं उस पर तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। देखिए, आज विगत कुछ समय से ऐसा देखने में आया कि कहीं ना कहीं जब विभिन्न समुदाय का हो या विभिन्न धर्म का आधारित कोई प्रकरण आता है तो कहीं ना कहीं लोग धार्मिक रूप से इसमें आवेश में आने की और प्रतिक्रिया ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें मेरी सभी से अपील है कि ऐसे कोई भी इंडिविजुअल मैटर अगर होते हैं तो उसमें पुलिस अपना काम कर रही है। जिस तरह आपने देखा कि पूर्व में भी 1-2 इंसिडेंट हुए थे, तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना या साक्ष्य संकलन करने के लिए उसमें विभिन्न टीमें तत्काल लगा दी जाती है। तो मैं यही अपील करूंगा कि इसमें संयमित रहें और सही सच्चाई जानने के लिए कम से कम पुलिस को 10 से 15 घंटे लगते हैं और सही तथ्य आने के बाद जो है उसमें सभी के सामने शेयर किया जाता है। लेकिन ये अभी देखा जा रहा है कि कुछ लोग इसमें शरारती तत्व ऐसे उभर रहे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर इसको लोगों को उकसाने का काम करते हैं। आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो, चाहे वो उनके अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य ग्रुप बने हुए हैं जिस पर वो गलत खबरों का प्रसार करते हैं, जिससे आम आदमी को पता नहीं चल पाता कि घटना क्या हुई है और उस आक्रोश में आकर वो कहीं ना कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मैं सभी से अपील भी करूँगा, कोई घटना होती है तो उसकी सच्चाई को जानने के लिए थोड़ा वक्त दें और साथ ही साथ ऐसे लोग को चेतावनी भी देता हूँ कि जो छोटे छोटे मैटर में या किसी भी मैटर में पहले बिना सच्चाई जाने जो है धार्मिक भावनाओं से खेलने के लिए कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं या अन्यत्र विभिन्न ग्रुपों में जो सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी LIU की टीम और इंटेलिजेंस की टीम लगातार इसमें मॉनिटरिंग करती है सोशल मीडिया की। और ऐसे हमारे पास अभी करीब 1 दर्जन ज़्यादा लोग चिन्हित भी हुए हैं जो लगातार इस तरह के क्रियाकलापों में लिप्त हैं। तो इसमें भी निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे अगर लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काएंगे भविष्य में ऐसा कुछ करने की, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की या कुछ आमदा होते हैं, तो नेचुरल सी बात है कानून का शिकंजा उनके ऊपर भी कसा जाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीमताल शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए भीमताल बाईपास में 7 करोड़ 70 लाख से नहर कवरिंग और सुधारीकरण का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि नैनीताल के सांसद और भीमताल
के विधायक से स्थानीय लोगों द्वारा कई सालों से नहर कवरिंग की मांग की जा रही थी, क्योंकि इस कारण पर्यटन सीजन में नगर में जाम की स्थिति बनी रहती थी। नहर कवरिंग से पूरे भीमताल शहर को पर्यटन सीजन में जाम से निजात मिल जाएगी। मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर इसका शुभारंभ कर दिया गया। वहीं भीमताल के विधायक राम सिंह केड़ा के प्रयास से मुख्यमंत्री की घोषणा में इसे शामिल किया गया था। तो 7 करोड़ रुपए जो अभी आए हैं, ये पहली किस्त है। 7 करोड़ से भी ज्यादा है, लगभग 7 करोड़ 90 लाख। इतना ही एक और यहाँ पर किस्त आने वाली है। इसका सुधारीकरण भी होगा, नहर को पूरा बंद भी किया जाएगा, नहर में कवर लगाया जाएगा ऊपर से पूरी तरह से। तो जो एक जाम की व्यवस्था यहाँ पर रहती थी हर समय आने जाने में परेशानी, एक तो कृपा हमारे नीप करौरी महाराज की जो रही है, उसकी वजह से देश और दुनिया भर के लोग जब आते हैं 3-3, 4-4 घंटे जाम रहता है। अभी बाईपास भी तैयार हो रहा है, आपको पता ही है, उसके लिए अलग से पैसा आ रहा है। और ये जब कवर हो जाएगी नहर, ऊपर से ढक जाएगी, तो पूरी तरह से यहाँ कम से कम भीमताल नगर का जो जाम है वो बंद हो जाएगा। सर अभी यहाँ पे जो भीमताल में कई वर्ष रेलवे विभाग इन दिनों अमृत योजना के तहत चल रहे हैं। आपको बता दें कि विकास कार्य को लेकर अपनी भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाए जाने का कार्य कर रहा है। विगत एक सप्ताह पहले रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशन के समीप वर्मा लाइन पर करीब 60 से अधिक कच्ची झोपड़ियों को हटाया जा चुका है और अब रेलवे क्रॉसिंग के समीप रोडवेज बस स्टैंड के सामने कई वर्षों से बने 3 मंजिला होटल पर रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान जेसीबी की मदद से रेलवे विभाग द्वारा होटल व ई रिक्शा स्टैंड को ध्वस्त कर दिया गया। मुनि की रेती पुलिस और सीआईयू की टीम ने नशे की 2 सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 किलो चरस बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 लाख रुपए बताई गई है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में पुलिस काम कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस और सीआईयू की टीम ने तपोवन में चरस सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि सभी लोग पुलिस और अन्य डिपार्टमेंट्स भी लगे हुए हैं कि किस तरह से इसको सार्थक किया जाए। इसी क्रम में जो हमारी टिहरी पुलिस है, इसको भी एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और हमारी सीआईयू और थाना मुनि की रेती पुलिस के द्वारा 2 नशे के सप्लायर्स को पकड़ा गया है और इनके कब्जे से 3 किलो से भी अधिक चरस बरामद की गई है और ये दोनों लोग हरिद्वार। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।